नमस्कार, मैं हूं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। आज हमारी स्पेशल खबर मिर्जापुर से आ रही है। मिर्जापुर में इन दिनों सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। महिला आरक्षण बिल को लेकर छिड़ी बहस और जिले की हालिया घटनाओं ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद्र यादव मुन्नी ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कानून व्यवस्था और नगर पालिका उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सत्ता पक्ष की नीतियों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री ने मिर्जापुर की दुखद घटनाओं और पुलिस की कार्यशैली पर कड़ा एतराज जताया है। साथ ही वेदांता अस्पताल में अखिलेश यादव की भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मुलाकात को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता की समस्याओं को सुलझाने की बजाय केवल राजनीति कर रही है। आने वाले उपचुनाव में जनता इन सभी मुद्दों पर अपना जवाब देगी। देखिए मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। इसमें बता दें, देश की सियासत में साथ बिछाना जिस तरीके से शुरू हुआ है, उसकी नींव महिला आरक्षण विधेयक के साथ 131वां संविधान संशोधन से शुरू होता है। बात वहीं तक नहीं रुकती और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नोकझोंक और साथ में साथ अब इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान मंडल के सत्र में जिस तरीके से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और साथ ही साथ बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव से पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ते चले जा रहे। तमाम चीजों को लेकर कहीं हम महिला आरक्षण बिल की बात करते तो कहीं आरक्षण की बात करते, कहीं जाति जनगणना की बात होती तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तमाम मुद्दे को लेकर इस समय हमारे साथ मौजूद है मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव मुन्नी। आइए इन सभी मुद्दों पर इनकी राय लेते, किस तरीके से इन मुद्दों को देखते, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को। मंत्री, जिस तरीके से देखा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा सदन में महिला आरक्षण बिल लाया गया और उस बिल को लेकर जिस तरीके से जनता के बीच ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया गया है, आधी आबादी के साथ अन्याय किया है, उनका श्राप विपक्ष को ले डूबेगा, तमाम बातें कही जा रही। किस तरीके से देखते हैं और क्या है वास्तविकता? नहीं, जो महिला आरक्षण बिल की भारत सरकार बात कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार बात कर रहे हैं, तो ये 2023 में भी महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, सदन से पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हुआ था। तो जो विरोध कर रहे हैं आज, इनको लग रहा है जैसे आपने जब वोटिंग हुई तो आपका प्रस्ताव गिर गया, तो उसमें विरोध करने का मतलब ये है, जो भी करे, चाहे सपा करे, कांग्रेस कर रही और जो तमाम दलें हैं अपने स्टेट में, तो उनका यही कहना है कि जो 2023 में आपने बिल लाया तो वो आरक्षण 33% महिलाओं को दीजिए ना, कौन रोका है? सर्वसम्मति से जब पास हुआ तो किसी ने विरोध किया? आज आप फिर ला रहे पुनः कि हम लोकसभा की सीट बढ़ाएंगे, उसके बाद आरक्षण देंगे। तो जो अभी है, जो आप 23 में लाए तो उसको आप लागू कर दीजिए, जब सीट बढ़ेगी तो फिर बढ़ेगी। 33% ही आपको महिलाओं को देना है तो आप अभी दे दीजिए, उसके बाद जब सीट बढ़ेगी कभी जीवन में तो आप फिर बढ़ाई, कौन रोक रहा है? जिसकी भी सरकार रहेगी वो बढ़ाएगा, 33% देगा। 543 इस समय सीटें हैं और 800 आप कह रहे हो जाएगी तो 800 में दीजिए 33%, कोई रोक रहा है? तो विरोध इसका नहीं हो रहा है कि महिला आरक्षण बिल का विरोध इसलिए हो रहा है कि वो दबी कुचली महिलाएं, जिसको आप कह रहे हैं कि हम सबको न्याय देते हैं, सबको बराबरी का मौका देंगे, 33% आरक्षण देंगे तो हर महिला खुशहाल होगी। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, प्रधान किसी भी जाति किसी भी समाज का हो, उन महिला जहां आरक्षण 33% आदरणीय नेताजी ने लागू किया, राजा भैया ने बताया, आदरणीय नेताजी ने एक संशोधन लाके 1995 में महिला आरक्षण बिल के लिए उन्होंने लाया और 33% पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया। और उसमें कोई प्रधानपति है, चाहे सामान्य का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, कभी आप देखेंगे कोई कार्यक्रम में प्रधानपति को तमाम लोग छीन जाते हैं कि इस गांव के प्रधानपति हैं और प्रधान महिलाओं को कोई नहीं चिंता। तो हमारे जो सारे
दल के विपक्ष को, जिनको ये लोग कह रहे हैं कि ये करने नहीं देंगे, ये महिलाओं का वो शोषण कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि आप जो जनमत सर्वे करा लीजिए। 33% देना है तो उसमें जनमत सर्वे जब होगा आपके सामने आएगा कि इस जात की कितनी परसेंटेज है, तब ना आप देंगे। 33% आप ऐसे दे देंगे, उसके बाद उसमें फिर वही हाल होगा जैसे कि आज प्रधान छोटा पद के लिए जब हो रहा है, तो ये तो बड़ा पद है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तो वहां क्या होगा, कौन फिर बोलेगा। तो अभी जब तक नहीं लागू हुआ है, तो अगर विरोध करे तो आपको लग रहा है विरोध, वो तो कह रहे हैं ना, खुलेआम सब लोग कह रहे हैं कि आप 33% जीतना है, 543 में तो 33 दे दीजिए। तो ये कौन सा अपराध कर दिए, ये महिलाओं का विरोध हो गया कि हम उनकी पक्ष की बात कर रहे हैं। हम तो महिलाओं के पक्ष की बात कर रहे हैं, जो दबी कुचली महिलाएं हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सामान्य परिवार की जो दबी कुचली, जब आरक्षण आएगा तो लोकसभा में आए, विधानसभा में आएगा, तो 33% जब सीट रिजर्व होगी तो उन महिलाओं को मौका मिले ना। नहीं तो पता लगा बड़े बड़े नेता हो, किसी दल को, बड़े बड़े अधिकारी हो, उन्हीं लोगों को मिल जाएगा, तो फिर दबी कुचली महिलाओं को कहां से मिलेगा मौका। और कहा जब आप सर्वे करा लेंगे, जाति जनगणना करा लेंगे, तो उसमें देंगे, तो जरूरी नहीं है कि तमाम लोग अधिकारी हैं या नेता के परिवार के, और उसमें जो समाज में रहता है, समाज के लिए काम करता है, जीता मरता है, तो उसका भी नंबर आएगा तो वो लड़ लेगा। ये जरूरी थोड़ी कि बहुत बाहुबली हो, बहुत पैसा वाला हो, वही ले लेगा। इसलिए हम लोग का जो भी नेतृत्व है और तमाम दलों का जो विरोधाभास है कि आप जनगणना कराइए, जाति जनगणना, उसके बाद आरक्षण दीजिए, और अगर नहीं अभी आप जाति जनगणना करा सकते हैं तो जो 543 सीटें हैं उसमें आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए। मंत्री, जिस तरीके से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का विरोध किया, सड़कों पे आए, विपक्ष के खिलाफ नारे लगाए, विपक्ष, तो उसी कड़ी में जिस तरीके से देखा गया कि एक भारतीय जनता पार्टी की विधायक अनुपमा जायसवाल, जिसकी वो घायल भी हो गई, और ये देखा गया कि घायल अवस्था में वेदांता हॉस्पिटल में थी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सबसे पहले उनसे मिलने जाते हैं, उनका हाल चाल लेने जाते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति, क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने देखा होगा कि महिलाओं के आरक्षण के उसमें जब सदन में गिर गया, इनका बहुमत सिद्ध नहीं हुआ, तो बाहर इन लोगों ने एक डंडा फैलाया कि हमारा संदेश जाए कि देखिए हम महिला के हित के लिए काम कर रहे थे, और विपक्ष वाले महिलाओं को अधिकार नहीं दिलाना चाहते हैं और न उनके हित की बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जगह जगह हर जनपद में प्रदर्शन किया। तो उनके आपने देखा होगा जो भी महिलाएं थी, जो उनके दल से राजनीति करती हुई थी, आम महिला नहीं थी। और हमारा नेता बात करते हैं कि हम आम महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति जो लाइन में सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा है व्यक्ति, वो आगे कैसे आएगा, उसके लिए आरक्षण की बात हो रही है कि आप जाति जनगणना करें तब उसको आरक्षण देंगे तो उसको लाभ मिलेगा। और आप जो नेतागिरी कर रहे हो, आपने कहा कि वो पुतला फूकते हुए उनका चेहरा जल गया। तो देखिए ऊपर वाले क्या दे रहे हैं, हम गलत काम करेंगे तो ऊपर वाला सजा देगा, उसका तरीका जो हो वो ऊपर वाला जानता है। ये तो हमारे नेता का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दरिया दिली है, और हर नेता को ऐसा होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष इसमें नहीं, इंसानियत के नाते अगर कोई घटना दुर्घटना दुर्भाग्य से घटती है तो जो भी नेता हो, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, वो सहानुभूति के लिए हर लोगों के पास जाना चाहिए, उसके दुख सुख में शामिल होना चाहिए। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जीता जागता उदाहरण दिया कि सबको दरिया दिली होना चाहिए, संवेदनशील चीज थी, उनको आग लगी, वो हमारा पुतला फूक रहे, ठीक है, पुतला फूकने से कुछ नहीं होगा, तमाम लोग फूके हैं, पुतला फूकिए, मगर आप उस पुतले में जल गए हैं। इसलिए मानवता के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको देखने गए, उनका हालचाल जानने गए, और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे लायक जो भी अगर जरूरत की चीज होगी हम आपके लिए करेंगे। ऐसा होना चाहिए हिंदुस्तान के नेताओं में। यही देखा गया कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के परिवार की, उनकी जो घर की है जो अपर्णा यादव, वो अखिलेश यादव की जो चित्र बने हुए झंडे को जला रही थी, उस पे तमाम
बातें उठी, तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि परिवार के लोग ही परिवार के झंडे को और उसके उनके चित्र को जला रहे हैं, भले ही वो पार्टी में नहीं है। इसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही, किस तरीके से देखते हो, क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं पे? ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और विरोध जो कर रहा है वो किसी परिवार या किसी जाति धर्म का नहीं है। हम आपका अगर विरोध कर रहे हैं तो हमारा अलग विचार है, विचारधारा है, हमारी अलग पार्टी है, हम उसके तहत विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तहत विरोध कर रही थी, रहे हो, कौन रोका था आपको? 2.5 साल का दिन बीत गया, क्यों नहीं दिए? पुनः क्यों ले आए बिल जी? तो इसके लिए भी हम अपने बहन बेटियों से कहेंगे जो पढ़ी लिखी है, वो गांव गांव में अपने लोगों के बीच में बैठ के बताएं कि गलत कौन है, और जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तो उनका अधिकार तो मिलेगा ही। वो लोग बेईमानी करके देना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ईमानदारी से मिले और सबको मिले, और ये होगा। मगर जो गलत गुमराह कर रहे हैं ये नहीं होगा। हम लोग सच्चाई बताएंगे और लोगों को आज नहीं तो कल समझ में आएगा। और जहां तक वो कह रहे हैं कि हम IPS शर्मा जी बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत अच्छे हैं, अगर तो उन्हें तो अपने चॉइस से कि भाई देखिए हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें ऐसी जगह भेजिए जहां हमारे देश का झंडा भी ऊंचा हो और हमारे देश के लोगों का सीना भी ऊंचा हो कि नहीं हमारे देश का एक IPS था, इतना बढ़िया काम किया। वहां गरीब जनता के बीच में जाके आप हड़का रहे हो, चमका रहे हो, हमने भी देखा, ये गलत बात है। एक घटना हुई थी आपके जनपद मिर्जापुर में ड्रमनगंज में, जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी। उसमें पूरे के पूरे जो यात्री थे वो जल कर मर गए, और उसी समय आप लोगों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी मंत्री मिर्जापुर में आए हुए थे वो संवेदनहीन है, उनको देखने नहीं गए, तमाम बातें। और जबकि विपक्ष ने ये बात कही कि मंत्री ने कही कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, जबकि समाजवादी पार्टी जो सभी वहां पे पहुंचे हुए थे तो उन्होंने ये कहा कि आपके पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दाहीन है, कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। जब आपने उनके ऊपर हमला किया तो क्या किस तरीके से देख? नहीं, जो यहाँ ड्रमलगंज में कार एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, उसमें एक ही परिवार के 9 लोग मरे और सब क्षत्रिय समाज के थे, और टोटल मौतें उस दिन 11 हुई। एक ड्राइवर जो भर्ती था वो भी मर गया 12। तो हमें पता चला, सुबह हम थे बैठे तो हमें पता चला कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई। हड़गड़ के पास नरैना है गांव, वो ग्राम सभा हड़गड़े में आता है, नरैना ग्राम सभा, तो वहीं के सब बेचारे थे, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें मर गए। तो ये तो मानवता के लिए और सामाजिक, जो समाज में रहता है चाहे वो राजनीति करे या न करे, उसके लिए सबसे बड़ी दुखद घटना थी। और जो भी लोग सुने वो पहुंचे। हमने भी ये सुना कि जो उस दिन यहाँ के प्रभारी मंत्री आए थे नंद गोपाल नंदी जी, तो विधायक जी जा रहे थे, हम बैठे तो वही, तो ये हुआ कि जाने में भाई उनके क्षेत्र का मामला था वही। अब यहाँ 5 विधायक हैं, सांसद हैं, MLC हैं, उसके बाद राज्यसभा भी है, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाए, वैसे तो वोट पढ़ने की बात आती है, वोट लेने की बात है, जातिवाद की बात होती है जी। और उस दिन क्या मान लीजिए उसी जाति या उसी समाज के भी लोग नेता हैं, बाद में आने जाने से क्या, तो हम तो गए वहां तो लोग पूछने लगे, हमका भैया हमसे क्या मतलब है, हम इंसानियत के नाते आए, हम यहाँ कोई वोट तो मांगने आए नहीं है, और हमारे बहुत परिचित भी नहीं है। मगर ये घटना बहुत दुखद थी और बहुत दर्दनाक थी। इसमें जो लोग भी मरे उनके परिवार वालों से मिलके हम धाक बना रहे कि ईश्वर आपको शांति बनाए रखे। तो जब तक 11 लाश थी तो 2 तो चली गई प्रयागराज, वहां उनके लोग थे तो बोले कि हम लोग वहां ले जाएंगे, वो अपना वहीं दाह संस्कार किए। बाकी 9 लाश जो थी, तो जब तक अंतिम वहाँ SDM भी थे, CO सिटी थे, ADM नमामि गंगे थे और तमाम फोर्सें थी, वो लोग भी बेचारे बहुत रात से ही लाश को लाना ले जाना हमारे लोग, और हम यहाँ पे बहुत देर तक थे। मंत्री जी एक छोटा सवाल है, नगर की विधान जो नगर पालिका परिषद के सदन का एक उपचुनाव है, जो सभासद का देहांत हो गया था, आपके
प्रत्याशी भी घोषित किया, प्रत्याशी मैदान में है और कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, क्या लग रहा है कि ये सीट आप लोग जीत लेंगे? अब ये सीट बुंदेलखंड की वार्ड की जो आम जनमानस है वो बताएगा। वहां मिली जुली बिरादरी के लोग रहते हैं, माइनॉरिटी भी है, ब्राह्मण भी है, खत्री भी हैं, और ये तो आपके क्या है कि वो खत्री और वो टंडन भी हैं और मारवाड़ी भी हैं, तमाम लोग हैं और बिरादरियां हैं, वैश्य भी हैं। तो वहाँ हमने पहले भी जीता है उस वार्ड को जी। तो अब इस बार अब दुर्भाग्य से जो जीता था वो मर गया। तो अब भाई मरना जीना तो लगा है, उसके लिए तो ईश्वर जाने कब कौन मरेगा कोई नहीं जानता। मगर उनके लिए भी ये दुखद बात थी कि बेचारा इतने दिनों के बाद जीता था, मर गया जी। तो उसमें हमारे दल से भी लड़ रहे हैं, 2 निर्दल लड़ रहे हैं और भाजपा लड़ रही है। तो हम अभी परसों भी गए थे उस वार्ड में और हमारे मित्र भी बहुत लोग हैं, ब्राह्मण भी है, बनिया में भी है और ये खत्री में भी है, टंडन में भी है। हम उन तमाम लोगों के घर जा जाकर देखा तो उन लोगों ने कहा नहीं भैया लड़ाई आपकी बहुत अच्छी है, आप लोग थोड़ा मेहनत कर दीजिए, कैंडिडेट से और करें और जीते। तो इस बार हम लोग जीतेंगे और बढ़िया वोट से जीतेंगे। अब ये है कि अब इन लोगों का जो पॉलिसी है, छोटा चुनाव चाहे बड़ा चुनाव हो, वो तो अपने बल पे तो लड़ते नहीं, लड़ते हैं सरकार के बल पे और सरकार के संसाधनों के बल पे। तो वही अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं, संसाधन और सरकार का वो नहीं करेंगे तो आज चुनाव समाजवादी पार्टी उस वार्ड से जीतेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव मुन्नी। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहे उहापोह अपने विचार बड़े ही बेबाकी से रखे। आप आने वाले जो समय है मिर्जापुर नगर पालिका परिषद का भी एक जो उपचुनाव है उस पे भी बताया किस तरीके से जनता का जो रुझान है आने वाला समय हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की हो या तो भारतीय जनता पार्टी, फिर से वहां पे जिस तरीके से उनके सभासद थे वही रहेंगे। अब ये धीरे धीरे ये जो 2027 की जो डगर है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी अपनी पैठ बनाना और अपनी अपनी इमेज को बनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। अब ये तो जनता के ऊपर है कि जनता कितना किसको अपना समझती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव मुन्नी। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहे उहापोह अपने विचार बड़े ही बेबाकी से रखे। आप आने वाले जो समय है मिर्जापुर नगर पालिका परिषद का भी एक जो उपचुनाव है उस पे भी बताया किस तरीके से जनता का जो रुझान है आने वाला समय हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की हो या तो भारतीय जनता पार्टी, फिर से वहां पे जिस तरीके से उनके सभासद थे वही रहेंगे। अब ये धीरे धीरे ये जो 2027 की जो डगर है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी अपनी पैठ बनाना और अपनी अपनी इमेज को बनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। अब ये तो जनता के ऊपर है कि जनता कितना किसको अपना समझती है।